हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वित्तीय व्यवस्था का छठा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? यूनिट 6 का। तो पहले अभी पढ़ेंगे अपन बैंकिंग लोकपाल। क्या पढ़ेंगे? बैंकिंग लोकपाल। तो ये क्या होता है? तो 1995 में आरबीआई के द्वारा इस पद का सृजन किया गया था। क्या बैंकिंग लोकपाल पद है ना, इसका सृजन 1995 में आरबीआई के द्वारा सृजन किया गया था। इस पद पर जो भी रहेगा ना, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? आरबीआई के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो क्या है, ये जो बैंकिंग लोकपाल ये जो पद है, इसका सृजन किसके द्वारा किया? आरबीआई के द्वारा किया गया। कब? तो 1995 में। ठीक है। और इसके जो भी यहाँ पर नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? आरबीआई के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है बैंकिंग लोकपाल का उद्देश्य? क्या है? तो इसका उद्देश्य बैंक के ग्राहकों को समस्याओं का समाधान करना। जो बैंक के ग्राहक है ना, उनकी समस्या का समाधान करना और उन्हें उचित बैंक सेवा उपलब्ध कराना। क्या है बैंकिंग लोकपाल का उद्देश्य? क्या है? तो इसका है कि जो बैंक के जो ग्राहक हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करना है और उन्हें उचित सुविधा उपलब्ध कराना है। ये बैंकों से जुड़ी शिकायतों पर भी कार्यवाही करता है। क्या है बैंक लोकपाल? क्या करता है? ये बैंकों से जुड़ी जो शिकायत है उनकी भी कार्यवाही करता है। ठीक है। अब आया यूपीआई। अब यूपीआई में क्या किया जाता है? तो यह एक क्या है? वित्तीय लेन देन का डिजिटल तरीका है। क्या है? यह वित्तीय लेन देन का डिजिटल तरीका है। भारत में यूपीआई की शुरुआत 2016 में की गई थी। भारत में यूपीआई की शुरुआत 2016 में की गई थी। भारत में इसका संचालन कौन कर रहा है? भारत में यूपीआई का संचालन कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसका हिंदी नाम है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जा रहा है। किसका? भारत में यूपीआई का संचालन किया जा रहा है इनके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जा रहा है। यूपीआई के अंतर्गत वर्तमान में सभी बैंक है। यह यूपीआई के अंतर्गत वर्तमान में सभी बैंक है और कुछ निजी कंपनियां भी इसकी सुविधा उपलब्ध करा रही। कुछ निजी कंपनियां में जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। ठीक है। ये क्या है? कुछ निजी कंपनियां भी है जो सुविधा उपलब्ध करा रही। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ई रूपी क्या होता है। ई रूपी क्या है? तो ये भारत में इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 में की गई थी। ई रूपी की शुरुआत भारत में 1 दिसंबर 2022 से हुई है। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। क्या? ई रूपी को क्या कहा जाता है? और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। यह आरबीआई द्वारा डिजिटल रूप में जारी वैध मुद्रा या फिर लिंगन टेंडर मनी भी है। इसे क्या कहा जाता है? यह आरबीआई के द्वारा जारी की गई एक डिजिटल रूप में जारी की गई वैध मुद्रा है। वैध मुद्रा या फिर उसको लिंगर टेंडर मनी भी कहते हैं। वर्तमान में यह 4 महानगरों के अंतर्गत आती है। क्या है? वर्तमान में यह 4 महानगरों के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। महानगर वर्तमान में 4 महानगर कौन से? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। क्या? वर्तमान में 4 महानगरों के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है। तो महानगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर है। ठीक है। इसका मुख्यतः प्रयोग खुदरा बाजार में किया जाता है। किसका? ई रूपी का मुख्यतः प्रयोग कहाँ किया जाता है? खुदरा बाजार में किया जाता है। आगे आए क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो यह एक आभासी मुद्रा होती है। क्या है? क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक ये आभासी मुद्रा है। भारत में इस मुद्रा को मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत में इस मुद्रा की मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है। विश्व भर में लगभग 1500 क्रिप्टो करेंसियां हैं। क्या? विश्व भर में तो 1500 क्रिप्टो करेंसियां प्रचलित है, परंतु भारत में इसको मान्यता नहीं दी गई है, जिसे मुख्यतः बिटकॉइन करेंसी भी कहते हैं। क्या है इसे? जिसे मुख्यतः बिटकॉइन करेंसी भी है ये। 2022 में फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा जारी करने की घोषणा की थी। किसके द्वारा? 2022 में फेसबुक के द्वारा अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा जारी करने की घोषणा की गई थी। ठीक है। आगे और क्या है? 2022-23 के बजट में भारत में खरीदी या बिक्री होने वाले लाभ पर भारत सरकार द्वारा 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी। क्या है? इसमें 2022-23 के बजट में भारत में खरीदी या फिर बिक्री होने वाले लाभ पर, भारत में खरीदी करे या फिर बेचे, उनके होने वाले उसके ऊपर लाभ को भारत सरकार द्वारा 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी। ठीक है। आगे पढ़ते अपन बैंक। अब पढ़ते हैं बैंक। तो बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुसूचित बैंक और एक गैर बैंक होता है, गैर अनुसूचित बैंक होता है। तो अनुसूचित ये बैंक है 2 प्रकार के होते हैं, पर जो अनुसूचित बैंक है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुसूचित बैंक होते हैं, एक वाणिज्य बैंक होता है और एक सहकारी बैंक होता है। ठीक है। और फिर जो वाणिज्य बैंक है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वाणिज्य बैंक 4 प्रकार के होते हैं। एक सार्वजनिक बैंक होता है, निजी बैंक होता है और विदेशी बैंक और BRRB। ठीक है। और ये जो सहकारी बैंक है वो 2 प्रकार का होता है, एक शहरी होता है और एक ग्रामीण होता है। और अपन सार्वजनिक में भी क्या होता है? तो सार्वजनिक में राष्ट्रीयकृत बैंक होता है, SBI होता है और अन्य बैंक आते हैं। तो बैंक क्या है? ठीक है। क्या पढ़ते हैं? बैंक क्या है? तो क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है जहां पर जमा स्वीकार करती है और ऋण की उपलब्धता करने का कार्य करती है। बैंक जमा स्वीकार करती है और ऋण की उपलब्धता करने का कार्य करती है, इसे ही बैंक कहते हैं। ठीक है। अब आया अनुसूचित बैंक। पहले क्या पढ़ते हैं? अनुसूचित बैंक। तो ऐसे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। क्या है? ऐसे बैंक जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक कहते हैं। जैसे कौन कौन से बैंक आती है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और निजी क्षेत्र की बैंक और विदेशी बैंक आती है। ठीक है। तो अनुसूचित बैंक याद हो गया कि ये आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, उसे ही कहते हैं अनुसूचित बैंक कहते हैं। ठीक है। आगे
अब पढ़ते हैं गैर अनुसूचित बैंक। अब गैर अनुसूचित बैंक क्या होती है? तो ये ऐसी बैंक जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होती है। जो अनुसूचित बैंक है वो तो शामिल होती है, परंतु गैर अनुसूचित बैंक है जो शामिल नहीं होती, उसे बोलते हैं गैर अनुसूचित बैंक। क्या है? ऐसी बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हो, उसे कहते हैं गैर अनुसूचित बैंक। जैसे उदाहरण के लिए सहकारी बैंक हो गई। क्या? उदाहरण के लिए सहकारी बैंक हो गए। ठीक है, अब अपने सार्वजनिक अनुसूचित और गैर अनुसूचित पर अब पढ़ते हैं वाणिज्य बैंक। क्या पढ़ते हैं? वाणिज्य बैंक। तो ये वाणिज्य बैंक का जो क्या है उद्देश्य क्या होता है? लाभ के उद्देश्य से कार्यरत बैंक है ये। क्या है? लाभ के उद्देश्य से कार्यरत बैंक है। ठीक है, तो इसके कार्य क्या होते हैं? तो प्राथमिक कार्य क्या है वाणिज्य बैंक के? तो प्राथमिक कार्य ऋण प्रदान करना, जमा स्वीकार करना और साख सृजन क्षमता बढ़ाना। क्या है? ऋण प्रदान करना और जमा स्वीकार करना और साख सृजन क्षमता बढ़ाना। ठीक है, और इसके सहायक कौन कौन से होते हैं वाणिज्य बैंक के सहायक? तो सहायक में क्या क्या आएगा? एक तो डेबिट कार्ड आएगा, क्रेडिट कार्ड आएगा, निवेश, बीमा और लॉकर की सुविधा भी दी जाती है वाणिज्य बैंक में, और वित्तीय समावेशन और जानकारी। ठीक है, क्या है इसके सहायक? क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, निवेश, बीमा, लॉकर और वित्तीय समावेशन और जानकारी होती है। ठीक है, अब जो वाणिज्य बैंक है उसका वर्गीकरण करते हैं आगे। अब वाणिज्य बैंकों का वर्गीकरण, तो वाणिज्य बैंक का वर्गीकरण करते हैं पहले सार्वजनिक बैंक, निजी क्षेत्र बैंक और क्या है विदेशी और आरआर, तीन के अंतर्गत पढ़ते हैं पहले वाणिज्य बैंक पढ़ते हैं। वाणिज्य बैंक होते क्या है? तो ऐसे बैंक जो कि वित्तीय लेन देन का कार्य करते हैं। क्या है? ऐसे बैंक जो वित्तीय लेन देन का कार्य करती है, जहां जमा स्वीकार की जाती है और ऋण दिया जाता है। क्या है? ऐसे बैंक जो कि वित्तीय लेन देन का कार्य करती है, पैसे का लेन देन का कार्य करती, जमा स्वीकार करती है और ऋण प्रदान करती, उसे क्या कहते हैं? वाणिज्य बैंक कहते हैं। ठीक है, याद हो गया कि ये क्या है? ऐसे बैंक होते हैं जो वित्तीय लेन देन का कार्य करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसका जो एक एक का वर्णन करते हैं। पहला है सार्वजनिक बैंक आता। ठीक है, सार्वजनिक बैंक किस प्रकार के बैंक होते हैं? तो ऐसे बैंक जो कि कुल शेयरधारिता का 51% या उससे अधिक सरकार के पास हो उनका। क्या है? जो सार्वजनिक जो बैंक है उनका जो कुल धारिता है, उसके पास जो कुल पैसे हैं उसका 51% या फिर उससे अधिक कहाँ पर हो? सरकार के पास हो, उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक बैंक कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया आदि। ठीक है, और जो सार्वजनिक बैंक है वर्तमान में कितने हैं सार्वजनिक बैंक? तो 12 बैंक है वर्तमान में। सार्वजनिक बैंक कितने हैं? 12 है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? तो उसमें 11 राष्ट्रीयकृत बैंक है और एक आता है एसबीआई आता है। तो ये 11 राष्ट्रीयकृत बैंक और एसबीआई, अब इनका आगे पढ़ते हैं कौन कौन से बैंक आती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कौन कौन से 11 बैंक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक और भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीयकृत बैंक 11 है ना। तो राष्ट्रीयकृत बैंक, तो राष्ट्रीयकृत क्या होता क्या है? तो कि किसी निजी बैंक की 51% हिस्सेदारी सरकार के द्वारा अधिग्रहण में हो। क्या है? निजी क्षेत्र के बैंक अपने पर लेके जो उनकी जो कुल धारिता है उसमें से 51% कहाँ पर? सरकार के पास हो, उसे ही कहते हैं सार्वजनिक बैंक। ठीक है, तो अब निजी बैंक है ये। राष्ट्रीयकृत बैंक में क्या कहेगी कि किसी निजी बैंक की सार्वजनिक क्या है? निजी बैंक की जो 51% हिस्सेदारी वो कहाँ पर? सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई हो। नोट, अब 14 बैंक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को की गई थी। क्या है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को किया गया था, जिनकी अधिकतम जमा कितनी थी? 50 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। इनकी जो जमा है कितनी थी? 200 करोड़ से अधिक थी। जो 14 बैंक थी उनकी 50 करोड़ से अधिक थी जमा, और जो 6 बैंक थी उनकी 200 करोड़ से अधिक थी, है ना। ठीक है, अब बढ़ पढ़ते इतिहास इनका। अब क्या बैंक का इतिहास की इसकी कब स्थापना की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को एसबीआई की स्थापना की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को एसबीआई की स्थापना की गई थी, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, फिर 1 जुलाई 1955 को इंपोरियल बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 को की गई थी। फिर 1 जुलाई 1964 को क्या किया गया था? तो IDBI अर्थात इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, फिर 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, फिर आए 1 अप्रैल 2019 में वियना या फिर देन में बीबीओ में किया गया था। ठीक है, फिर आए 30 अगस्त 2019 में 10 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 4 बैंकों में सम्मिलित किया गया था। अब कुल 4 राष्ट्रीयकृत बैंक बची है। फिर आगे नोट, बैंक की विलय की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी? तो बैंक के विलय की शुरुआत 2017 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और एसबीआई बैंक में इसकी शाखाओं को मिला लिया गया है। 19 जुलाई 2019 को बैंक के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष पूरे हुए थे। कब? 19 जुलाई 2019 को बैंक के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष पूर्ण हुए थे। वर्तमान में सार्वजनिक बैंक की भागीदारी 70% है। ठीक है, फिर क्या राष्ट्रीयकृत बैंक के उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीयकरण बैंक के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है वित्तीय समावेशन, प्राथमिक क्षेत्र हेतु शाख उपलब्ध कराना अर्थात कृषि क्षेत्र हो गया, शिक्षा हो गया। ठीक है,
फिर क्या है, हरित क्रांति, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विकास करना, समाजवादी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव होना। ठीक है, जो ये राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य थे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगला और वीडियो लेकर आएंगे जल्दी ही। ठीक है, धन्यवाद।